नमस्कार। आज हम मानव व्यवहार की एक ऐसी परत को खोलेंगे जो हमारी आदतों को, हमारी सफलता को मतलब अंदर तक प्रभावित करती है, पर हम अक्सर उसे देख नहीं पाते। हाँ, बिल्कुल। ये अनदेखी शक्ति है हमारे आसपास के लोग, हमारे दोस्त, हमारा परिवार, हमारा समाज। और इसी को समझने के लिए आज हम जेम्स क्लियर की बेहद मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स, उसके 9वें अध्याय की एक गहन चर्चा करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। सही कहा। और देखिए, यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ये समझना सिर्फ अच्छी स्टडी हैबिट्स बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि एथिक्स ऐसे जैसे पेपर्स में जहां मानव व्यवहार की समझ चाहिए, वहां भी ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम ये जानेंगे कि ये जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, सामाजिक मानक, ये हमें कैसे प्रभावित करते हैं, और सबसे ज़रूरी बात कि हम इस प्रभाव का इस्तेमाल अपनी सफलता के लिए, खासकर यूपीएससी की तैयारी में कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मुख्य स्रोत है एटॉमिक हैबिट्स का चैप्टर 9, और हमारा मिशन है ये समझना कि सामाजिक समूह हमारी आदतों को कैसे शक्ल देते हैं और इस ज्ञान से हम बेहतर आदतें कैसे बना सकते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी से, पोलगार बहनों की कहानी से। ये बात है 1965 की हंगरी की। हाँ। लाज़लो पोलगार और उनकी पत्नी क्लारा। लाज़लो का एक बहुत मजबूत विश्वास था, एक दृढ़ विश्वास कि ये जो जन्मजात प्रतिभा या इनेट टैलेंट की बात होती है ना, ये सही नहीं है। अच्छा, उनका क्या मानना था फिर? उनका मानना था कि कड़ी मेहनत मतलब हार्ड वर्क, जानबूझकर किया गया अभ्यास, जिसे डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहते हैं, और अच्छी आदतें, इनसे किसी भी क्षेत्र में किसी भी बच्चे को जीनियस बनाया जा सकता है। वाह, ये तो काफी क्रांतिकारी सोच थी उस समय के हिसाब से। बिल्कुल। उनका एक मंत्र था जिसे वो अक्सर दोहराते थे, अ जीनियस इज नॉट बॉर्न बट इज एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड। अ जीनियस इज नॉट बॉर्न बट इज एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड। मतलब जीनियस पैदा नहीं होते, उन्हें शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाता है। एग्जैक्टली। और इस विश्वास को साबित करने के लिए उन्होंने एक प्रयोग करने का फैसला किया और क्षेत्र चुना, शतरंज, चेस। शतरंज क्यों? कोई खास वजह? हाँ, शतरंज में परिणाम साफ दिखते हैं, रेटिंग्स होती हैं, कंपटीशन होता है, तो उन्होंने तय किया कि वो अपनी बेटियों को घर पर ही पढ़ाएंगे, होम स्कूलिंग करेंगे, जो उस समय हंगरी में बहुत ही रेयर था। मतलब बहुत कम लोग ऐसा करते थे। तो पूरा माहौल ही बदल दिया उन्होंने। बिल्कुल। घर शतरंज की किताबों से भर दिया, मशहूर खिलाड़ियों की तस्वीरों से सजा दिया, बच्चे आपस में खेलते थे, टूर्नामेंट्स में जाते थे, और लाज़लो खुद उनके प्रतिद्वंदियों का मतलब ओपोनेंट्स का बहुत डिटेल रिकॉर्ड रखते थे। पूरी जिंदगी जैसे शतरंज को समर्पित कर दी थी। और उनकी पत्नी क्लारा, वो इस सब में शामिल थी? हाँ, क्लारा का पूरा सहयोग था। उन्होंने लाज़लो से शादी इसी शर्त पर की थी कि वो उस प्रयोग में उनका साथ देंगी। और फिर उनकी 3 बेटियां हुईं, सुज़ैन, सोफिया और जूडिथ। नाम दोहराएंगे एक बार? सुज़ैन, सोफिया और जूडिथ। जी, सुज़ैन, सोफिया और जूडिथ। और जो नतीजे निकले वो हैरान करने वाले थे। क्या हुआ? मतलब क्या रही उनकी उपलब्धियां? देखिए, सबसे बड़ी बेटी सुज़ैन, उसने 4 साल की उम्र में शतरंज खेलना शुरू किया और सिर्फ 6 महीने में वो वयस्कों को हराने लगी थी। 6 महीने में? कमाल है। हाँ? फिर सोफिया, वो 14 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बनी और बाद में ग्रैंड मास्टर भी। 14 साल में वर्ल्ड चैंपियन। और जूडिथ, वो तो तीनों में सर्वश्रेष्ठ निकली। सिर्फ 5 साल की उम्र में वो अपने पिता को हरा देती थीं। 12 साल की उम्र में वो दुनिया के टॉप 100 खिलाड़ियों में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी। महज 12 साल की उम्र में टॉप 100? और फिर 15 साल और 4 महीने की उम्र में वो शतरंज के इतिहास की अब तक की सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर बनी। उन्होंने महान बॉबी फिशर का रिकॉर्ड तोड़ा था। बॉबी फिशर? हाँ, उनका रिकॉर्ड तोड़ा। 15 साल 4 महीने, ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। और लगभग 27 साल तक वो दुनिया की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी रहीं। तो ये लाज़लो का विश्वास सही साबित हुआ एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब उन बहनों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनका बचपन थकाऊ या ग्रूलिंग नहीं था, बल्कि मनोरंजक, एंटरटेनिंग और आकर्षक, अट्रैक्टिव था। उन्हें शतरंज खेलना पसंद था। पसंद था, इतना इंटेंस माहौल, और उन्हें मजा आता था। हाँ, एक किस्सा है कि सोफिया एक बार आधी रात को बाथरूम में शतरंज बोर्ड लेकर खेल रही थी, क्योंकि उसे खेलने से रोका जा रहा था सोने के लिए। उसने अपने पिता से कहा, डैडी दे वोंट लीव मी अलोन। मतलब शतरंज के मोहरे उसे अकेला नहीं छोड़ रहे थे। ये तो जुनून की हद है।
सही बात है। तो निष्कर्ष ये है कि पोलगार बहनें एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसे कल्चर में पली बढ़ी जिसने शतरंज को प्राथमिकता दी, उसे सराहा, उसे पुरस्कृत किया। उनकी दुनिया में शतरंज का जुनून, ऑब्सेशन बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल नॉर्मल था। तो ये केस स्टडी ये दिखाती है कि आपकी संस्कृति में, आपके माहौल में जो भी आदतें सामान्य होती हैं, वो अपने आप ही सबसे आकर्षक व्यवहारों में से एक बन जाती हैं। एग्जैक्टली। और यहीं से हम अपने अगले पॉइंट पर आते हैं, सामाजिक मानदंडों का मोहक खिंचाव, द सेडक्टिव पुल ऑफ सोशल नॉर्म्स। सामाजिक मानदंड मतलब समाज के नियम। हाँ, वो नियम जो लिखे हुए नहीं होते पर सब मानते हैं। देखिए, मनुष्य जो है ना, वो झुंड में रहने वाला जानवर है, हर्ड एनिमल्स। हम सब चाहते हैं कि हम अपने ग्रुप में फिट हों, दूसरों से जुड़ें, हमें सम्मान मिले, स्वीकृति मिले। ये तो शायद हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी रहा होगा हजारों सालों से। तो हम हमेशा कबीलों में, ट्राइब्स में रहे हैं। अकेले रहना मतलब मौत को बुलावा देना था। एक कहावत है ना, द लोन वुल्फ डाइज बट द पैक सर्वाइव्स। द लोन वुल्फ डाइज बट द पैक सर्वाइव्स। अकेला भेड़िया मर जाता है पर झुंड जिंदा रहता है। सही है। जो लोग सहयोग करते थे, मिलकर रहते थे, उन्हें सुरक्षा मिलती थी, साथी मिलते थे, संसाधन मिलते थे। चार्ल्स डार्विन ने भी कहा है। हाँ, डार्विन का क्या कहना था इस बारे में? उन्होंने कहा, इन द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, दोज हु लर्न्ड टू कोलैबोरेट एंड इम्प्रोवाइज मोस्ट इफेक्टिवली हैव प्रिवेल्ड। In the long history of humankind, those who learned to collaborate and improvise most effectively have prevailed. मतलब मानव जाति के लंबे इतिहास में वही लोग सफल हुए जिन्होंने सबसे प्रभावी ढंग से सहयोग करना और सुधार करना सीखा। बिल्कुल। तो हमारे अंदर की सबसे गहरी इच्छाओं में से एक है अपनेपन की इच्छा, टू बिलोंग। और ये जो प्राचीन प्राथमिकता है, ये आज भी हमारे व्यवहार को, हमारी आदतों को प्रभावित करती है। तो हम अपनी आदतें चुनते नहीं बल्कि नकल करते हैं। हाँ, खासकर शुरुआती आदतें। हम अपने परिवार से, दोस्तों से, स्कूल से, समाज से मिले जुले स्क्रिप्ट्स का पालन करते हैं। हर कल्चर के, हर ग्रुप के अपने मानक होते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। शादी कब करनी है, कितने बच्चे होने चाहिए, छुट्टियों पर कहाँ जाना है, जन्मदिन पर कितना खर्च करना है, ये सब। ये तो है। ये सामाजिक मानदंड, सोशल नॉर्म्स जैसे अदृश्य नियम हैं जो हमारे रोज के व्यवहार को गाइड करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कई बार। बिल्कुल। एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, मिशेल डी मोंटेन्ये। हाँ, मोंटेनिया। उनका क्या कहना था? उन्होंने कहा था, द कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ लाइफ इन सोसाइटी स्वीप अस अलोंग। The customs and practices of life in society sweep us along. यानी समाज के रीति रिवाज और प्रथाएं हमें अपने साथ बहा ले जाती हैं। सही है। और ज्यादातर समय समूह के साथ चलना हमें बोझ नहीं लगता, बल्कि आसान लगता है। जैसे पोलगार बहनों के लिए शतरंज खेलना आकर्षक था, क्योंकि उनके परिवार में वही नॉर्मल था। या मान लीजिए आप ऐसी जगह काम करते हैं जहां सब महंगे सूट पहनते हैं, तो आपको भी सूट पहनना आकर्षक लगने लगेगा। हाँ, या जैसे दोस्तों के बीच कोई खास मजाक या तकिया कलाम चल रहा हो तो हम भी उसे अपनाने लगते हैं ताकि हम ग्रुप का हिस्सा महसूस करें। बिल्कुल। तो व्यवहार आकर्षक तब बन जाते हैं जब वो हमें ग्रुप में फिट होने में मदद करते हैं। अब जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम खास तौर पर 3 तरह के समूहों की आदतों की नकल करते हैं। 3 समूह कौन कौन से? पहला करीबी, द क्लोज। दूसरा कई, द मेनी। और तीसरा शक्तिशाली, द पावरफुल। करीबी, कई और शक्तिशाली, द क्लोज, द मेनी एंड द पावरफुल। ठीक है। और हर समूह हमें व्यवहार परिवर्तन का जो दूसरा नियम है, नया आदत को आकर्षक बनाओ, उसका लाभ उठाने का अवसर देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं करीबी लोगों की नकल करने की। इमिटेटिंग द क्लोज मतलब परिवार और दोस्त। हाँ, देखिए, निकटता यानी प्रॉक्सिमिटी का बहुत शक्तिशाली प्रभाव होता है। ये सिर्फ हमारे भौतिक वातावरण पर ही नहीं, जिसकी बात अध्याय 6 में हुई थी, बल्कि हमारे सामाजिक वातावरण पर भी लागू होता है। मतलब जिनके साथ हम ज्यादा रहते हैं उनका असर ज्यादा होता है। बिल्कुल। हम अपने आसपास के लोगों से ही आदतें सीखते हैं। हमारे माता पिता कैसे बहस करते हैं, हमारे दोस्त कैसे फ्लर्ट करते हैं, हमारे सहकर्मी कैसे काम निकलवाते हैं, हम अनजाने में उनकी आदतें अपना लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। जैसे कई बार लोग बिना एहसास किए दूसरों की बॉडी लैंग्वेज कॉपी करने लगते हैं या अपने रूममेट की तरह बात करने लगते हैं। सही कहा। एक सामान्य नियम है, आप किसी के जितने करीब होते हैं
उतनी ही ज्यादा संभावना है कि आप उनकी आदतों की नकल करेंगे। इस पर स्टडीज भी हुई हैं। अच्छा, जैसे ये? हाँ, और उसमें पाया गया कि अगर किसी व्यक्ति का कोई करीबी दोस्त मोटा हो जाता है तो उस व्यक्ति के खुद के मोटे होने की संभावना 57% तक बढ़ जाती है। 57%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। एक और स्टडी में देखा गया कि अगर किसी रिश्ते में एक पार्टनर वजन कम करता है तो दूसरा पार्टनर भी लगभग 1/3 मामलों में पतला हो जाता है। तो ये एक तरह का अदृश्य सहकर्मी दबाव है, इनविजिबल पीयर प्रेशर। बिल्कुल, ये हमें उनकी दिशा में खींचता है। पीयर प्रेशर तभी बुरा होता है जब आप बुरे प्रभावों से घिरे हों। अगर आपके दोस्त मेहनती हैं, पढ़ने वाले हैं, तो उनका पीयर प्रेशर अच्छा है। इसका कोई और उदाहरण? हाँ, एक अंतरिक्ष यात्री है माइक मैसिमिनो। वो बताते हैं कि जब वो MIT में थे तो उनकी रोबोटिक्स क्लास में 10 छात्र थे। उनमें से 4 बाद में अंतरिक्ष यात्री बने। 10 में से 4? मतलब माहौल का इतना असर? हाँ, माइक मैसिमिनो वो कहते हैं कि उस माहौल में ऊंचे लक्ष्य रखना ही सामान्य बात थी। एक और स्टडी है IQ पर। IQ पर? वो कैसे? उसमें देखा गया है कि 11-12 साल की उम्र में आपके सबसे अच्छे दोस्त का IQ क्या था, इसका असर 15 साल की उम्र में आपके IQ पर पड़ता है। और ये असर तब भी दिखता है जब आपकी प्राकृतिक बुद्धि के स्तर को कंट्रोल कर लिया जाए। मतलब हम आसपास के लोगों के गुण और व्यवहार सोख लेते हैं एक तरह से। बिल्कुल, तो यहाँ से पहली रणनीति निकलती है बेहतर आदती बनाने के लिए। सबसे प्रभावी कदमों में से एक है ऐसी संस्कृति, ऐसे कल्चर में शामिल हो जहां आपका वांछित व्यवहार, डिजायर्ड बिहेवियर, सामान्य व्यवहार, नॉर्मल बिहेवियर हो। जैसे अगर किसी को फिट होना है तो ऐसे लोगों के साथ वर्कआउट करे जो पहले से फिट हैं। हाँ, उनके बीच वर्कआउट करना नॉर्मल लगेगा। अगर किसी को जैज सीखना है तो जैज प्रेमियों के ग्रुप में शामिल हो। संस्कृति आपकी सामान्य की अपेक्षा को निर्धारित करती है। एक बहुत अच्छी बात कही गई है। क्या चाहते हैं आप? साथ में ऊपर उठेंगे। बिल्कुल। और जेम्स क्लियर एक कदम और आगे जाने की बात करते हैं। वो क्या? वो कहते हैं कि ऐसी संस्कृति में शामिल हो जहां आपका वांछित व्यवहार सामान्य हो और दूसरा आपकी उस समूह के साथ पहले से ही कुछ समानता हो, कुछ कॉमन हो। अच्छा, इसका क्या फायदा? इससे जुड़ाव और मजबूत होता है। उन्होंने स्टीव काम की कंपनी नर्ड फिटनेस का उदाहरण दिया है। नर्ड फिटनेस? हाँ, सुना है, स्टीव काम। हाँ, ये कंपनी उन लोगों की मदद करती है जिन्हें वीडियो गेम्स, मूवीज वगैरह पसंद है। मतलब नर्ड्स, उन्हें फिट होने में मदद करती है। तो यहाँ फिटनेस का लक्ष्य स्टार वॉर्स जैसी साझा रुचि के साथ जुड़ जाता है। इससे बदलाव आकर्षक लगता है क्योंकि ये लगता है कि ये आप जैसे लोगों द्वारा किया जाने वाला काम है। ये तो बहुत अच्छा तरीका है, मतलब अपनी जनजाति, अपने ट्राइब से जुड़े होने का एहसास। इससे बेहतर प्रेरणा कुछ नहीं। ये व्यक्तिगत खोज को एक साझा खोज में बदल देता है। जैसे मैं एक पाठक हूँ से हम पाठक हैं। और एक बार लक्ष्य हासिल हो जाए तब भी समूह का हिस्सा बने रहना जरूरी है। बहुत जरूरी। दोस्ती और समुदाय आपकी नई पहचान को मजबूत करते हैं और व्यवहार को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करते हैं। तो ये था पहला समूह, करीबी लोग। अब दूसरे समूह पर आते हैं, कई या द मैनी, इमिटेटिंग द मैनी। हाँ, यानी भीड़ या जनजाति या समूह का अनुकरण करना। इसके लिए 1950 के दशक में एक मनोवैज्ञानिक थे, सोलोमन एश। उन्होंने कुछ बहुत प्रसिद्ध प्रयोग किए थे। सोलोमन एश, 1950s। हाँ, अनुरूपता प्रयोग, कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट्स। क्या थी ये प्रयोग? देखिए, प्रयोग का सेटअप बड़ा सरल था। एक व्यक्ति जो असल में प्रयोग का विषय होता था को कुछ अजनबियों के ग्रुप के साथ बिठाया जाता था। ये अजनबी असल में एक्टर्स होते थे जो प्रयोग का हिस्सा थे। ठीक है, फिर? उन्हें 2 कार्ड दिखाए जाते थे। कार्ड 1 पर एक अकेली रेखा होती थी। कार्ड 2 पर कई रेखाएं होती थीं, अलग अलग लंबाई की। काम ये था कि कार्ड 2 पर से वो रेखा चुननी थी जो कार्ड 1 वाली रेखा के बराबर लंबाई की हो। बहुत आसान काम। हाँ, सुनने में तो आसान लग रहा है। शुरुआत में कुछ आसान ट्रायल होते थे और सब लोग सही जवाब देते थे, एक्टर्स भी और वो असली विषय भी। फिर एक ऐसा ट्रायल आता था जहां जवाब बिल्कुल साफ होता था, लेकिन सारे एक्टर्स जानबूझकर एक गलत जवाब चुनते थे। अच्छा, मतलब मान लीजिए सही जवाब सी है तो सब एक्टर्स ए बोलेंगे। हाँ, बिल्कुल। अब सोचिए उस अकेले असली विषय पर क्या बीतती होगी।
वो हैरान होता था, घबराहट में हंसता था, दूसरों की तरफ देखता था कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं समझ लिया। उसकी बेचैनी बढ़ते जाती थी। और अंत में ज्यादातर लोग अपनी आंखों पर संदेह करने लगते थे और वही गलत जवाब दे देते थे जो बाकी सब दे रहे थे। सच में, जानते हुए भी कि वो गलत है। हाँ, ऐश ने पाया कि जैसे जैसे एक्टर्स की संख्या बढ़ती गई, एक एक्टर का कोई असर नहीं था, 2 का कम था, 3 से 8 तक असर बढ़ता गया। विषय की अनुरूपता यानी कन्फॉर्मिटी भी बढ़ती गई। अंत में लगभग 75% विषयों ने कम से कम एक बार समूह के स्पष्ट रूप से गलत उत्तर से सहमति व्यक्त की। 75%? ये तो चौंकाने वाला आंकड़ा है। मतलब 3/4 लोग भीड़ के साथ गलत होने को तैयार थे। हाँ, इसका मनोविज्ञान ये है कि जब हम किसी बात को लेकर अनिश्चित होते हैं, पक्का नहीं पता होता, तो हम मार्गदर्शन के लिए समूह की तरफ देखते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं, बाकी सब क्या कर रहे हैं। जैसे हम Amazon या ट्रिप एडवाइजर पर रिव्यू देखते हैं, कुछ खरीदने या कहीं जाने से पहले। बिल्कुल, हम दूसरों के व्यवहार को जानकारी का स्रोत मानते हैं। हम सोचते हैं कि अगर इतने सारे लोग ऐसा कर रहे हैं तो शायद यही सही होगा। हम सर्वश्रेष्ठ आदतों की नकल करने की कोशिश करते हैं और ज्यादातर मामलों में ये एक स्मार्ट रणनीति होती भी है। संख्याओं में सबूत होता है, विजडम ऑफ द क्राउड जिसे कहते हैं। लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू भी है, जैसा ऐश के प्रयोग ने दिखाया। बिल्कुल, नकारात्मक पक्ष ये है कि जनजाति का जो सामान्य व्यवहार होता है वो अक्सर व्यक्ति के अपने वांछित व्यवहार पर या सही व्यवहार पर हावी हो जाता है। इसका कोई और उदाहरण? हाँ, चिंपैंजी पर एक स्टडी हुई थी। एक ग्रुप में चिंपैंजियों ने नट्स तोड़ने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका सीखा। फिर जब उन्हें एक नए ग्रुप में डाला गया जहां नट्स तोड़ने का एक कम प्रभावी तरीका इस्तेमाल होता था, तो इन चिंपैंजियों ने भी वही कम प्रभावी तरीका अपना लिया। सिर्फ इसलिए ताकि वो नए ग्रुप में घुल मिल सकें? हाँ, सिर्फ फिट इन होने के लिए। और इंसानों में भी ऐसा ही होता है। हमारे ऊपर समूह के मानदंडों का पालन करने का जबरदस्त आंतरिक दबाव होता है। समूह द्वारा स्वीकृत होने का जो इनाम है वो अक्सर तर्क जीतने, स्मार्ट दिखने या यहाँ तक कि सच्चाई खोजने के इनाम से भी बड़ा होता है। तो ये बात तो गहरी है। मतलब समूह की स्वीकृति ज्यादा मायने रखती है सच्चाई से भी। कई बार जेम्स क्लियर लिखते हैं, Most days we'd rather be wrong with the crowd than be right by ourselves. Most days we'd rather be wrong with the crowd than be right by ourselves. ज्यादातर दिन हम भीड़ के साथ गलत होना पसंद करेंगे बजाय इसके कि अकेले सही हों। हाँ, हमारा मन ऐसा बना है कि वो दूसरों के साथ घुलना मिलना जानता है और चाहता है। इसके खिलाफ जाने के लिए, मतलब संस्कृति के विपरीत जाने के लिए काम करना पड़ता है, मेहनत लगती है, अतिरिक्त प्रयास लगता है। तो जब आदत बदलना मतलब अपनी जनजाति को चुनौती देना है, तो वो बदलाव बहुत मुश्किल और अनाकर्षक लगता है। शक्तिशाली, द पावरफुल, इमिटेटिंग द पावरफुल, मतलब वो लोग जिनके पास समाज में शक्ति है, प्रतिष्ठा है या ऊंचा दर्जा है, स्टेटस एंड प्रेस्टीज। अच्छा, तो हम शक्तिशाली लोगों की नकल क्यों करते हैं? देखिए, इंसान हर जगह शक्ति, प्रतिष्ठा और स्थिति का पीछा करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जैकेट पर पिन लगे हों, हमारे नाम के आगे प्रेसिडेंट या पार्टनर लिखा हो, हमें प्रशंसा मिले। ये थोड़ा सतही नहीं लगता, व्यर्थ सा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे भी विकासवादी कारण है। ऐतिहासिक रूप से जिसके पास ज्यादा शक्ति या ऊंचा दर्जा होता था, उससे ज्यादा संसाधन मिलते थे, उसकी चिंताएं कम होती थी और उसे बेहतर साथी मिलने की संभावना ज्यादा होती थी। अच्छा, तो ये भी सर्वाइवल से जुड़ा है। हाँ, इसलिए हम उन व्यवहारों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमें सम्मान दिलाते हैं, अनुमोदन दिलाते हैं, प्रशंसा दिलाते हैं और ऊंचा दर्जा दिलाते हैं। जैसे जिम में कोई मुश्किल एक्सरसाइज, जैसे मसल अप करने वाला व्यक्ति, या कोई संगीतकार जो बहुत कठिन कॉर्ड प्रोग्रेशन बजा लेता है, या ऐसे माता पिता जिनके बच्चे बहुत सफल हैं, हम उनकी तरह बनना चाहते हैं। ये चीजें हमें भीड़ से अलग करती हैं। एक बार जब हम ग्रुप में फिट हो जाते हैं, फिर हम अलग दिखने के तरीके ढूंढते हैं। तो इसीलिए हम सफल लोगों की आदतों में इतनी रुचि लेते हैं। हाईली इफेक्टिव पीपल। बिल्कुल, हम सफल लोगों के व्यवहार की नकल करते हैं क्योंकि हम खुद सफलता चाहते हैं। हम सफल कंपनियों की मार्केटिंग रणनीतियों को कॉपी करते हैं, अपने पसंदीदा बेकर की रेसिपी अपनाते हैं या अपने बॉस की कम्युनिकेशन स्टाइल की नकल करने की कोशिश करते हैं। एक तरह से हम उन लोगों की नकल करते हैं जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं। हाँ, क्लियर यही लिखते हैं, वी इमिटेट पीपल वी एनवी। वी इमिटेट पीपल वी एनवी।
हम उन लोगों की नकल करते हैं जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं। क्योंकि जो उच्च स्थिति वाले लोग होते हैं उन्हें दूसरों का अनुमोदन मिलता है, सम्मान मिलता है, प्रशंसा मिलती है। तो अगर कोई व्यवहार हमें ये सब दिला सकता है तो वो हमें आकर्षक लगने लगता है। और इसका उल्टा भी सच है। मतलब हम उन व्यवहारों से बचते हैं जो हमारी स्थिति को कम करेंगे। बिल्कुल, जैसे हम अपने घर के आसपास सफाई रखते हैं ताकि पड़ोस के वो गंदे आदमी न कहलाएं, या जब घर पर मेहमान आने वाले हों, खासकर माँ, तो हम घर ज्यादा अच्छे से साफ करते हैं ताकि हमें जज न किया जाए। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। हम लगातार ये सोचते रहते हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और उसी हिसाब से अपना व्यवहार बदलते रहते हैं। एग्जैक्टली। अब इसे वापस पोलगार बहनों से जोड़कर देखिए। हाँ, कैसे? उनका जो शतरंज का अभ्यास था वो दशकों तक आकर्षक क्यों बना रहा? क्योंकि उनकी संस्कृति में, उनके परिवार में शतरंज को बहुत महत्व दिया जाता था। उन्हें माता पिता की प्रशंसा मिलती थी। ग्रैंड मास्टर बनना एक बहुत बड़ा स्टेटस मार्कर था। उनके पास अपने प्रयास जारी रखने के लिए बहुत सारे कारण थे। प्रशंसा, सम्मान, स्थिति, ये सब। तो ये तीनों समूह, करीबी, कई और शक्तिशाली, मिलकर हमारी आदतों को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। तो ये था अध्याय 9 का विस्तृत विश्लेषण। अब अगर हम इस अध्याय की मुख्य बातों को संक्षेप में देखें। हाँ, जरूर। क्या मुख्य बिंदु रहे? चैप्टर समरी हाइलाइट्स। पहला, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर ये निर्धारित करता है कि कौन से व्यवहार आकर्षक है और कौन से नहीं। ठीक है। दूसरा, हम उन आदतों को अपनाने की प्रवृत्ति रखते हैं जिनकी हमारी संस्कृति में प्रशंसा होती है, जिन्हें अनुमोदन मिलता है, क्योंकि हमारे अंदर समूह में फिट होने की एक बहुत तीव्र इच्छा होती है। तीसरा, हम मुख्य रूप से 3 सामाजिक समूहों की नकल करते हैं। करीबी यानी परिवार और दोस्त, कई यानी भीड़ या जनजाति, और शक्तिशाली यानी उच्च स्थिति वाले लोग। करीबी, कई और शक्तिशाली। चौथा बिंदु, बेहतर आदतें बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है ऐसी संस्कृति या समूह में शामिल होना जहां 1 आपका वांछित व्यवहार सामान्य हो और 2 आपकी उस समूह के साथ पहले से कुछ समानता हो। सही। अगला, 5वां, जनजाति का जो सामान्य व्यवहार होता है वो अक्सर व्यक्ति के अपने वांछित व्यवहार पर हावी हो जाता है। हम अक्सर भीड़ के साथ गलत होना पसंद करते हैं बजाय अकेले सही होने के। ये सोलोमन एश वाला पॉइंट। और आखिरी, छठा, यदि कोई व्यवहार हमें अनुमोदन, सम्मान और प्रशंसा दिला सकता है तो हम उसे आकर्षक पाते हैं। स्टेटस की इच्छा एक शक्तिशाली प्रेरक है। बहुत बढ़िया। तो ये थे मुख्य बिंदु। अब यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए इन सब बातों का क्या मतलब है? मतलब की टेकअवेज क्या है? हाँ बिल्कुल, ऑडियो बुलेट स्टाइल में समझते हैं। पहला, सामाजिक प्रभाव सर्वोपरि है। ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी आदतें सिर्फ आपके अकेले के नियंत्रण में नहीं है। आपका सामाजिक वातावरण एक अदृश्य वास्तुकार की तरह काम करता है। इसे पहचानना पहला कदम है। दूसरा, सही संस्कृति चुनें। यूपीएससी की लंबी और कठिन यात्रा के लिए ऐसे लोगों से जुड़ना महत्वपूर्ण है, चाहे वो दोस्त हों, मेंटर्स हों या स्टडी ग्रुप्स हों, जिनकी अध्ययन की आदतें, जिनका अनुशासन और जिनकी आकांक्षाएं आपके लक्ष्यों से मेल खाती हों। ऐसी जगह जहां कड़ी मेहनत करना ही नॉर्मल माना जाता हो। तीसरा, करीबी लोगों का प्रभाव समझें और इस्तेमाल करें। अपने परिवार और करीबी दोस्तों को अपनी स्टडी प्लान्स के बारे में बताएं, उनसे सहयोग मांगें। अगर उनकी कोई अच्छी आदतें हैं, जैसे जल्दी उठना या नियमित व्यायाम, तो उन्हें अपनाने की कोशिश करें, और अगर वो ध्यान भटकाते हैं तो उनसे थोड़ी दूरी बनाने की रणनीति सोचें। चौथा, भीड़ से सावधान रहें। बिवेयर द मैनी। सिर्फ इसलिए किसी खास कोचिंग, किताब या तरीके के पीछे ना भागें क्योंकि सब वही कर रहे हैं। समूह मानसिकता या ग्रुप थिंक से बचें। लोकप्रिय राय का आंख बंद करके अनुसरण ना करें, खासकर अगर वो आपके तर्क या मिले हुए सबूतों के खिलाफ जारी हो। सोलोमन एश का प्रयोग याद रखें। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत महत्वपूर्ण है। 5वां, शक्तिशाली से सीखें पर अनुकूलित करें। लर्न फ्रॉम द पावरफुल। टॉपर्स और सफल उम्मीदवारों से प्रेरणा लेना अच्छी बात है। उनकी रणनीतियों का विश्लेषण करें, लेकिन उन्हें जस का तस कॉपी करने के बजाय अपनी परिस्थितियों, अपनी ताकत और कमजोरियों के अनुसार अनुकूलित करें, अडैप्ट करें। स्थिति या सफलता की इच्छा का उपयोग खुद को प्रेरित करने के लिए करें, लेकिन यथार्थवादी बने।
अपनी वांछित अध्ययन आदतों को, जैसे रोज उत्तर लिखना, नियमित रूप से अखबार पढ़ना, सिलेबस को समय पर पूरा करना, इन्हें अपने स्टडी ग्रुप में या कम से कम अपने लिए गैर परक्राम्य सामान्य नॉन नेगोशिएबल नॉर्मल बनाएं। जब कोई चीज नॉर्मल हो जाती है तो उसे करने के लिए इच्छा शक्ति कम लगती है। ये कुछ मुख्य बातें हैं जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले इस अध्याय से सीख सकते हैं। बिल्कुल, ये समझना कि हम एक द्वीप नहीं हैं, बल्कि एक सामाजिक ताने बाने का हिस्सा हैं, ये बहुत शक्तिशाली एहसास है। हाँ, और इस ज्ञान का इस्तेमाल करके अपनी यात्रा को आसान बनाया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट्स सिर्फ यूपीएससी में ही नहीं, जैसे बेहतर निबंध लिखने में, नैतिक दुविधाओं को समझने में, अपने मोटिवेशन को मैनेज करने में, बल्कि जिंदगी में स्थायी सकारात्मक आदतें बनाने में भी बहुत मदद करेंगे। तो इस गहन विश्लेषण को, इस चर्चा को शायद दोबारा सुनने की जरूरत पड़े। इन कॉन्सेप्ट्स को आत्मसात करें। आप अकेले नहीं हैं, और सामाजिक प्रभाव का सही इस्तेमाल करके आप अपनी मंजिल तक पहुंचने की राह को थोड़ा आसान बना सकते हैं। बिल्कुल। सोचें कि आप अपने दोस्तों, परिवार और स्टडी ग्रुप्स के प्रभाव को अपनी तैयारी के लिए कैसे सकारात्मक रूप दे सकते हैं। और अगर श्रोताओं को ये विस्तृत विश्लेषण, ये चर्चा पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने साथी उम्मीदवारों के साथ इसे शेयर जरूर करें, और नीचे कमेंट में बताएं कि आप सामाजिक प्रभाव का उपयोग अपनी तैयारी में कैसे करने की योजना बना रहे हैं। और हाँ, ऐसे ही और गहन विश्लेषण और चर्चाओं के लिए हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली बार।